बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली वीडियो में कुछ ब्रांचेस बायो की डिस्कस कर ली थी, तो आज हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से पहले जेनेटिक्स, फिर उसके बाद पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी। जो जेनेटिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी खूबियां या खामियां, मतलब उसके अंदर ये खूबियां खामियां जो भी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। बायो में इसके लिए ट्रेट का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टडी करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स की, ट्रांसफर की, कहां से ट्रांसफर हो रहा है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स, माँ बाप में से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टू ऑफस्प्रिंग, उसके अपने बच्चों में जो भी उसकी जा रही हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे इस जेनेटिक्स के अंदर कि ऐसे ऐसे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि जो माँ बाप में थी वो आपने आगे आने वाली नस्ल में क्या क्या है। तो इसके अंदर हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी डिस्कस करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जीन्स के अंदर कोई मसला आना। जीन्स के अंदर कोई मसला आना, इसकी ना आप एग्जांपल ले लें कि हमारी सेल है, सेल के अंदर जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी तरह एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के भी नंबर होते हैं, वो कुछ इस तरह करके आपको शो करके दिखाएंगे। क्रोमोसोम्स इस तरह के हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, एक रिपीट हो जाता है, यानी इसके 3 बन जाते हैं, इस तरह के 3 बन जाते हैं। एक है, ये 2 है और ये तीसरा। अगर कोई क्रोमोसोम नंबर 21 3 मतलब टोटल अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाए तो डाउन सिंड्रोम, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो क्रिएट हो जाता है बच्चे में, और जिससे उसको हार्ट का मसला होता है, सांस लेने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है और उसकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जीन्स में जो मसला आता है वो भी जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी ग्रीक वर्ड है और ये पालियोस से निकला हुआ है। पालियोस यानी एशियंट, एशियंट यानी पुराना, और लॉजी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लॉजी यानी स्टडी, यानी हमने स्टडी करनी है पुरानी चीजों की। लेकिन पुरानी चीजें क्या, स्टडी ऑफ फोसिल्स। पुरानी चीजों में क्या आ जाते हैं, फोसिल्स आ जाते हैं। अब फोसिल्स क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म था, जैसे कि आप डायनासोर ही कर ले, पुराने जमाने के डायनासोर, उनके स्कल्स पड़े होंगे, उनकी ये जो जॉज होंगे वो पड़े होंगे, उनकी बैकबोन कोई ना कहीं फोसिल्स यानी हड्डियां उनकी जो पड़ी होंगी वो पड़ी होंगी। उसको हम स्टडी करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये कितने पीछे है, मतलब कितने पुराना वक्त हो चुका है इनको मरे हुए। यानी आप कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ फोसिल से हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होता है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी आप कह लें चेंज होता है, ये एक चेंज होता है। मैं आपको एक आसान लफ्जों में समझाती हूँ। मान लें एक छोटा सा बच्चा था, इतना सा था, या मतलब 1 माह का था या 2 माह का था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, ओवर 23-22 एज को पहुंच गया है, ये एक चेंज है। लेकिन ये एवोल्यूशनरी चेंज नहीं है। एवोल्यूशनरी चेंज होता है ग्रेजुअली चेंज आना, दर्जा ब दर्जा चेंज आना। दर्जा ब दर्जा चेंज आने में मिलियंस साल्स लग जाते हैं, मतलब कई साल लग जाते हैं। आप एग्जांपल कर लें कि आपको 2 फैक्ट बड़े बताते हैं, 2 फैक्ट बताती हूँ आपको कि जो 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 इंसान थे ना, अगर उनकी आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप उनकी बहुत पीछे जाके डिटेल पढ़ते हैं, उनकी रिसर्च पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इंसानों की दुम हुआ करती थी, टेल हुआ करती थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खत्म होना शुरू होगी। अब ये जो हमने पढ़ी है ना हिस्ट्री, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, ये एक चेंज है। पहले दुम इंसान की हुआ करती थी, अब नहीं होती। ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है इंसान की, ग्रेजुअली चेंज है, दर्जा बदर्जा चेंज है, ऐसा चेंज जो कई साल आने में टाइम लगाता है। इसी तरह हमारे ये जो हाथ हैं, हाथों में अब गैप है, लेकिन आप अगर इंसान की पिछली हिस्ट्री यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं या रिसर्च करते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर गैप नहीं होता था, हमारे मसल्स अंदर ही रहते थे। जैसे चमगादड़ के अगर आपने हाथ देखे हो या, तो वो अंदर होते हैं, उनकी मसल्स होते हैं अंदर। तो इंसान की आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी भी होती है। तो चेंज है, लेकिन कैसा चेंज है, ग्रेजुअली चेंज है, ये याद रखना है हमारे साथ। फोसिल्स यानी उनकी पुरानी हड्डियां जो कई सालों से पड़ी हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं।
पालियोंटोलॉजी में। पालियोस एशियन, एशियन से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुरानी चीज है, बहुत पुरानी चीज है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्सोनॉमी, भी ग्रीक वर्ड है। ये टेक्सिस से निकला हुआ है। टेक्सिस मतलब अरेंजमेंट करनी है आपने, इसमें अरेंजमेंट करनी है ऑर्गेनिज्म की। और नोमोस है एक वर्ड, रूल्स और लॉ, रूल्स और लॉ। इसमें आप करेंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, उनमें क्या चीजें कॉमन है वो देखकर और डिफरेंसेस देखकर उनको आप सेपरेट करेंगे, अरेंज करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको। पैलेंटोलॉजी में हम एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल क्या है कि हमने डायनासोर की स्टडी की, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी की, तो हमें पता चला कि ये रेप्टाइल्स से हैं। यानी हमें किस तरह पता चला, क्योंकि इनकी जो डायनासोर के और जो रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे थे। जैसे कि डायनासोर जो है वो लेइंग एग्स, अंडे देते हैं, ना कि बच्चे देते हैं ये। और इनका जो स्ट्रक्चर है बोन का वो भी मिलता है, और ये कोल्ड ब्लडेड है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्टाइल्स में भी पाई जाती हैं। तो इससे हमें इनकी डायनासोर की या हिस्ट्री पढ़ के या उनके फोसिल्स को पढ़ के पता चला कि ये रेप्टाइल्स से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इको यानी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो से होता है, एक है लिविंग प्लस नॉन लिविंग। इसमें हम स्टडी करते हैं, यानी लॉजी यानी स्टडी करते हैं इकोसिस्टम को, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, हम इसमें स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को उनकी एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट नॉन लिविंग आ जाता है, यानी एनवायरनमेंट यानी जो चीजें नॉन लिविंग है, जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है या उसको फायदा पहुंचा रही है, वो जो भी फायदा या नुकसान जो भी होगा वो हम इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो ये इकोलॉजी है। उसके बाद जो बाकी हैं वो भी हम देखते हैं। ये हमारी आखिरी 4 डेफिनेशन रहेगी, मैरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्मासियोलॉजी। तो मैरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ। मैरीन यानी जो ओशंस में होते हैं ऑर्गेनिजम्स या रिवर्स में होते हैं, उनकी हम स्टडी को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं शार्क, स्टारफिश और डॉल्फिन वगैरह भी जो पाए जाते हैं, इनकी स्टडी को हम डिस्कस करते हैं मैरीन बायोलॉजी में। उसके बाद आ जाता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीक वर्ड है, एक है पाइथोस जिसका मतलब डिजीज है यानी बीमारी, और दूसरा लॉजी जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो है स्टडी, यानी हमने स्टडी करनी है डिजीज की। हम इसमें डिजीज की स्टडी करेंगे, इसकी कोज पढ़ेंगे कि किस वजह से ये डिजीज हो रही है, और इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि ये हमारी बॉडी पे क्या असर कर रही है, वो करेंगे। जब हमें पता चले इसकी छानबीन करेंगे, यानी डायग्नोस, बायो में वर्ड होता है डायग्नोस करेंगे कि कौन सी डिजीज है। जब कोज पता चलेगी कि ये इस वजह से बीमारी फैल रही है, तो हमें जिन्होंने पैथोलॉजी पढ़ी होगी वो हमें प्रिवेंटेशन बताएंगे कि हमने इससे बचना कैसे है। और अगर किसी को अफेक्ट हो गया यानी उस पर वो बीमारी लग गई है, तो हमें वो उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे कि आपने इस तरह ठीक होना है। जैसे कि कोविड-19 था, उसका हमें बताया गया कि आपने दूर दूर रहना है, हाथ नहीं मिलाने, और अगर आपको हो गया है तो आप वैक्सीन लगवाएं और थोड़ा लोगों से डिस्टेंस रखें। इसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं
स्टडी ऑफ द components of the immune system। इम्यून सिस्टम के हम कंपोनेंट्स इसमें करते हैं और इसके रोल यानी इसके जो किरदार है एंड रोल अगेंस्ट डिजीज। अगर आपको कोई बीमारी लग गई है तो वो इसके खिलाफ किस तरह लड़ रहा है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। और इसमें हम डेवलप करते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन्स वायरस के खिलाफ होती हैं, मतलब वैक्सीन्स तब लगाते हैं जब आपको कोई वायरस होता है। और हम ट्रीट करते हैं ऑटोम्यून डिजीज को। ऑटोम्यून डिजीज वो होती है कि अगर आपको कोई बीमारी लग गई है और उसके खिलाफ उन्होंने कुछ जो चीजें रिलीज करनी थी, यानी जो चीजें उन्होंने फ्लूइड रिलीज करना था या एंटीबायोटिक्स जो उन्होंने बनानी थी, वही एंटीबायोटिक्स आपके खिलाफ मतलब काम खराब करना शुरू कर दी, यानी उसने आपकी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, ना कि उसको उसकी डिजीज को खत्म करना था, लेकिन आपके ऊपर उसने अफेक्ट कर दिया, तो उसको कहते हैं ऑटोम्यून डिजीज। और तीसरा इसमें होता है कि जल्द रिस्पॉन्स देने में हमारी मदद करते हैं। क्विक रिस्पॉन्स मतलब आपको ऐसी चीजें दी जाती हैं जो अगर आपको कोई बीमारी लग जाए तो जल्दी से वो रिस्पॉन्स करे। तो ये जो सारा मतलब न्यू वैक्सीन और ऑटोम्यून डिजीज यानी ऑटोम्यून डिजीज के ट्रीटमेंट और क्विक रिस्पॉन्स दिलाने के लिए आपकी बॉडी में क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो जो स्टडी की जाती है वो इम्यूनोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आ जाता है फार्मासियोलॉजी। फार्मासियोलॉजी फार्मेसी से यानी इसमें मेडिसिन आ जाती है। स्टडी ऑफ मेडिसिन भी लफ्ज होता है और ड्रग्स होता है। स्टडी ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स और इनके इफेक्ट्स, जैसे कि पैनाडोल हम लेते हैं, हमें सर दर्द वगैरह होता है, हम उसके लिए लेते हैं, ठीक है लेना है, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा लें तो वो क्या हम पे इफेक्ट करेगा वो भी हम फार्मासोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर हम न्यू एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद। याद रखिए कि अगर आपको कोई वायरस ने अफेक्ट किया है तो आपको वैक्सीन से ठीक किया जाएगा, और अगर आपको बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। तो ये हमारे पास ब्रांचेस थी बायो की जो हमने डिस्कस करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा लेक्चर। खुदा हाफिज।